अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं सारा इलियास। न्यूयॉर्क में इमरान खान के लॉबिस्ट हैं डेविड फेंटन। उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी से इमरान खान के मीडिया ब्लैकआउट पर सवाल किया, जिस पर बिलावल भुट्टो ने एक तफसीली जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत की जद्दोजहद इमरान खान का दौर खत्म होने पर शुरू नहीं हुई, बल्कि ये दहाइयों से जारी है। बिलावल भुट्टो ने यह कहा कि जमहूरियत की जंग लड़ने वाली जमातें चाहती हैं कि इदारे सियासत में मुदाखलत ना करें, जबकि इमरान खान की जो पूरी सियासत और जद्दोजहद वो ये है कि इदारे उनके हक में मुदाखलत करें और न्यूट्रल ना रहें। और वो यानी कि इमरान खान ये कहते हैं कि आपने कैसे जुर्रत कर ली इतनी कि मुझे जमहूरी तरीके से इक़्तिदार से हटा दिया। इमरान खान ने सियासी इंतकाम की खत्म होती रिवायत को दोबारा जिंदा किया और एक मोहरा बनकर पाकिस्तान की जमहूरियत को जो नुकसान पहुंचाया है उससे निकलने में अब वक्त लगेगा। सवाल हम अपना पहले इस तरह से रखेंगे कि क्या बिलावल बयान दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शंस है आपके पास। पैनल पे हमें आज ज्वाइन करेंगे इरशाद भट्टी साहब, मजहर अब्बास साहब, अतर कासमी साहब और हफीजुल्लाह नियाजी साहब। मजहर साहब, आप क्या समझते हैं जो डेविड फेंटन ने सवाल किया और मौजूदा दौरे हुकूमत में जो प्रेस फ्रीडम, आज़ादी इजहार राय के हवाले से जो उन्होंने सवालात उठाए, उसके जवाब में जो बिलावल भुट्टो ने एक तफसीली जवाब रखा सामने, आप जस्टिफाइड समझते हैं उसे? देखिए, जितना तवील जवाब दिया उतना ही तवील जवाब उनको दिया जा सकता है। इस बात पे मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं है उनकी बात। मजमूई तौर पे जो बात वो कर रहे हैं, स्टार्ट वो कर रहे हैं कि दिहाइयों से इसकी जद्दोजहद चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इसमें सबसे ज़्यादा कुर्बानी भुट्टो ख़ानदान ने दी है। और जिस ख़ानदान के जो है कई लोग जो है वो इसका शिकार रहे, इसके फांसी से लेके शहादत तक की दास्तान है। लेकिन उसके साथ ही इदारों को अपनी सियासत से दूर रखना, अपनी हुदूद में रखना, बदकिस्मती से किसी सियासी जमात ने जब मौका मिला तो उसने ये रोल नहीं प्ले किया। और आज इमरान खान भी वही कर रहे हैं। इमरान खान को लाने के अमल से लेके इमरान खान को निकालने के अमल तक इदारों का रोल रहा है। अब बिलावल भुट्टो से सवाल ये था कि आज पिछले 6 महीने में जो मीडिया ब्लैकआउट इमरान खान का हो रहा है, तो जवाब तो उन्हें उसका देना चाहिए था कि जो ये पिछले 6 महीने में मीडिया ब्लैकआउट हुआ है, जितने 6 महीने में जो जर्नलिस्टों के खिलाफ बगावत के मुकदमात चलाए गए हैं, वो ये कह सकते थे कि हाँ ये बात है, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि वो डिनाई नहीं कर सकते थे इस बात को। लेकिन वो उसको कर सकते थे कि जी इमरान खान, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इस सब को रिवर्स करने में वक्त लगेगा। ये रिवर्स करने का वक्त उस वक्त था जब ये अदम एतमाद की तहरीक ना लाते, इस प्रोसेस को चलने देते। देखिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का बुनियादी नुक्ता क्या था? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का बुनियादी नुक्ता ये था कि प्रोसेस को चलने दिया जाएगा, प्रोसेस को चलने दिया जाएगा, इंटरवेंशन नहीं करवा होगी और इस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू नहीं होगी। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बुनियादी नुक्ते थे। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को पढ़ें, उसको देखें, उसको समझें, तो उसकी वायलेशन उसी वक्त शुरू हो गई थी। बदकिस्मती है ये हमारी पॉलिटिक्स की, क्योंकि आज भी मैं समझता हूँ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी सबसे बेहतर डॉक्यूमेंट है आईन पाकिस्तान के बाद। मैं इस पर पूरा कन्विंस्ड हूँ। लेकिन ये भी बदकिस्मती है कि सबसे ज़्यादा वायलेशन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की उन्होंने की जो इसके सिग्नेटरी थे। और उसके बाद वो प्रोसेस वो चलता रहा। हमने देखा 2008 में देखा एक प्रोसेस चल रहा था ना, 2008 से 2013 चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत, 2013 से 2018। लेकिन मज़हर साहब, इसकी भी वो मंतक यही सामने रखते हैं कि मुल्क दिवालिया होने का खतरा था, मुल्क डिफॉल्ट होने का खतरा था, हम मुल्क बचाने के लिए हमें ये स्टेप लेना पड़ा। देखिए, सारा मुल्क बचाने के लिए जो आपका दावा है, तो पिछले 6 महीने की जो परफॉर्मेंस है उससे मुल्क बचते की तरफ तो नहीं जाते हुए देख रहे। फिर अगेन मैं ये कहूंगा कि बिलावल भुट्टो ने अपने तई उन्होंने जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया वो दुरुस्त था, लेकिन जो उन्होंने जस्टिफिकेशन दी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की, वो दुरुस्त नहीं थी। इसलिए कि अगर वो प्रोसेस चलने देते तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे था। इमरान खान मुसलसल ज़िमनी इलेक्शन हार रहे थे। इस एक एक्ट ने, जिसके पीछे इदारों की मुलव्विस होने का इल्ज़ाम इमरान खान लगाते हैं कि उसके पीछे इदारे मुलव्विस थे, और हमने देखा अक्टूबर 2021 के बाद की जो डेवलपमेंट हुई उसमें हमें ये नज़र आता है। तो बिलावल भुट्टो जहां हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में दुरुस्त बात कर रहे हैं, वो जब इमरान खान के ऊपर बात करते हैं
तो वो उनका पर्सपेक्टिव दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इमरान खान उसी की कंटिन्यूटी से वो है कि जहां हम जब ऑपोजिशन में होते हैं तो हम ठीक है, आप बिलावल भुट्टो की जस्टिफिकेशन को दुरुस्त नहीं समझते। न्याजी साहब, आप एग्री करते हैं जिस तरह से बिलावल भुट्टो साहब ने एक तफसीली जवाब दिया? मजहर साहब कहते हैं कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के लिहाज से देखा जाए दुरुस्त है, लेकिन जस्टिफिकेशन दुरुस्त नहीं है। शायद बिलावल भुट्टो भी वही कर रहे हैं जो इमरान खान अपने दौरे इक़्तिदार में करते रहे। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का ऑप्शन लेना, मजहर अब्बास साहब मुतादिद बार कहते हैं कि ये एक दुरुस्त इक़दाम नहीं था। आप हुकूमत को मौका देते, पूरे 5 साल देते, चलने देते? देखिए जी, जहाँ तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को मौका देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये एक उनका एक क्वालिटी फैसला था। इसका सिस्टम से कोई तल्लक नहीं है, ये एक आईनी फैसला था। पाकिस्तान का आइन जो है जिन चीज़ों की गुंजाइश देता है तो ज़ाहिर है ये समझ के देता है कि सिस्टम चलेगा तो उसमें क्या क्या हो सकता है। इसमें कोई बात नहीं है कि कोई पार्टी समझे कि कोलिशन गवर्नमेंट अब एतमाद खो चुकी है तो आइन कहता है आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए, इलेक्शन करना, जीत जाए, सीधी सी बात है। हाँ, आया उस पॉलिटिकल पार्टी, ये उनके सोचने की बात थी कि आया उनको नफा होगा या नुकसान होगा। अगर एक पार्टी ने या जो पीडीएम या पीओस पार्टी या एएनपी ने मिलकर फैसला कर लिया है कि उनको कितनी बड़ी क्या सियासी कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े, वो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे। ये बिल्कुल इसका तल्लुक ये क्वालिटी के लिहाज से इस फैसले में कोई शुक्म नहीं है। उनके अपने लिहाज से जो उनके हक में जाता था नहीं जाता था, मैं भी इसी ओपिनियन कहूँ कि ये इनके लिए सियासी तौर पर इनको बड़ी भारी कीमत चुकानी थी और चुका रहे हैं। ये उसका सारा पता था कि जैसे ये पार्टी जो थी 12 पार्टी इन्होंने होनी थी। मैं तो क्वेश्चन यही करता था, और जब PMLN की लीडरशिप से किसी से मेरी बात होती थी, मैंने कहा जी 12 पार्टी आप हैं, 11, उसके बाद आप 7 पार्टी इमरान खान साहब की तोड़ेंगे, 18 हो जाएंगी। तासुर ये भी तय जाएगा कि आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं या नहीं है, 12 व्हाटएवर। तो आप जो है अपोजिशन की एक स्लॉट है पूरे पाकिस्तान में 75 ईयर हिस्ट्री में इमरान खान साहब को जा रही थी। ये बहुत बड़ी स्पेस होती है कि जिसको कैसे इस्तेमाल करते हो इमरान खान साहब जाने और उनकी पार्टी जाने। अब आ जाएं बिलावल साहब। बिलावल साहब वो बंदे हैं कि जिन्होंने पहले दिन असेंबली में स्पीक करके कहा था कि प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट, और इमरान खान साहब ने ताली बजाई थी अनजाने में जी। और पूरे जगह हर जगह उसका एक जो है थोड़ा सा उसको लाइटर नोट में मिजाज बना था। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब के साथ हुआ क्या है। इमरान खान साहब को तो केस वो है ही नहीं। उसका तो केस ये है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मेरे साथ दे। आज सलीम साफी साहब का चश्म कुशा किस्म का कॉलम आया हुआ है, उसके अंदर जो चीज़ अगर क्या गलत है तो मेरा ख्याल है उन्होंने आर्मी चीफ साहब के बिहाफ पे कुछ बातें की हैं और कुछ इमरान खान साहब के बिहाफ पे बातें की हैं। अब ये ऐसी बातें हैं कि अगर ये बातें गलत हैं तो आज ही उसकी डिनाइल आ जाएगी, इमरान खान साहब की तरफ से आ जाएगी या आर्मी चीफ की तरफ से, कि किस जो है तगो दो के साथ ये बात की गई। और उन्होंने बताया इमरान खान साहब को, कॉलम कह रहे सलीम साफी साहब का, उन्हीं को मैं नकल कर रहा हूँ कि जनाब पाकिस्तान जो है आपकी क़यादत में डिफ़ॉल्ट में जा रहा था। जून में IMF को आपने नाराज कर दिया था, आपने जो मेयर्स दिए थे पाकिस्तान किसी और समय चल पड़ा था। इस हुकूमत को ला के IMF दे के उन्होंने डेविड फेंटन का सवाल था, डेविड फेंटन का जो सवाल था वो मीडिया ब्लैकआउट के बारे में सवाल कर रहे थे, और दूसरा वो उन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ मीडिया ब्लैकआउट क्या होता है, मीडिया ब्लैकआउट क्या होता है। ये बंदा जो है ना 3.5 साल इमरान खान साहब इक़्तिदार है ना, 3 महीने बाद 3.5 साल बाद कॉलम नहीं लिखेगा। ये आपके सामने बैठा हूँ, मेरे ऊपर 1 महीने की पाबंदी लगी, इसी जगह पे मुझे कन्फाइन कर दिया गया इसी प्रोग्राम में। अब मेरी बात सुनने, इमरान खान साहब को देखें, नवाज शरीफ साहब मीडिया पे आ सकते हैं, फजल रहमान की तकारीर तक बैन हो गई थी। इमरान खान साहब ने कौन सा किया कि गालियां भी दे रहे हैं, तकरीरें भी आ रही हैं, और वो कह रहे आई भी नहीं रही। इलेक्शन हुए हैं, वो कहते हैं ये भी धांधली हुई है, वो उसको कुछ भी करे, वो कहते हैं ये भी दे दो और ये मैं जो कोई जमात लगा रहा हूँ इसको भी कबूल करो। देखिए तो आप बिलावल भुट्टो की इस जस्टिफिकेशन को दुरुस्त समझते हैं जो उन्होंने सामने रखी कि बड़ी मुश्किल से बड़ी कुर्बानियों से हमने जमहूरियत की पटरी पर चढ़ाया था। ये देखो आखिर गालियां खा रहे हैं और देखो ठीक लगेगा। मुझे एक बात करने दे, 7-8 महीने पहले इमरान खान साहब इतने पॉपुलर थे ना, तो 7-8 महीने पहले खुद इमरान खान साहब कह रहे हैं ना कि हम तो कोई इलेक्शन नहीं जीत रहे थे। मजहर साहब ने कहा, बिल्कुल सही कह रहे थे जी। तो इसका मतलब है कि उनको ने जानते बूझते वो काम लिए कि जिसमें पूरे पाकिस्तानी कौम मेरे समेत हम सारे उन पर इतराज कर रहे हैं। कुर्बानी तो दी है फॉर द राइट रीजन और रॉन्ग रीजन,
तो इसको तो सही कह रहे हैं कि हमने वो हुक्म लिया है जो कोई चिमटे से ना उठाए। भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं? जो सवाल पूछा डेविड फेंटन ने, उसके जवाब में जो तफसील बयान की बिलावल भुट्टो ने, आप उसको दुरुस्त समझते हैं? वो कहते हैं कि हमने बड़ी कुर्बानियां दी, फिर हमारे दौर में एक पीसफुल ट्रांजिशन हुई पावर की, 2013 की वो बात करते हैं। वो कहते हैं हमारे दौर में कोई पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं था, लेकिन ये सारी चीजें खराब कर दी इमरान खान ने आकर, क्योंकि कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान में जमहूरियत का तसलसल नहीं चाहती और उनका मोहरा बने इमरान खान साहब। तो अब चीजें ठीक करने में वक्त तो लगेगा। पहली बात यह है कि मैं दुरुस्त नहीं मानता, मेरा जवाब नहीं में है। बिलावल भुट्टो साहब, कितना अच्छा होता कि आप कहते कि अगर कल मीडिया ब्लैकआउट जायज़ था, जायज़ नहीं था तो आज भी जायज़ नहीं है। कल इंसानी हकूक मुकद्दम थे तो आज भी होने चाहिए थे। कल साफ़ियों पर पर्चे ठीक नहीं थे तो आज भी नहीं होने चाहिए थे। दूसरी बात है बिलावल भुट्टो साहब, जमहूरियत की जंग लड़ने वाली जमातें, ये फ़िक्रा थोड़ा सा बदल दें, फ़िक्रा दुरुस्त कर लें। इक़्तिदार की जंग लड़ने वाली जमातें, बिलावल साहब, आपकी अपनी पार्टी जमहूरियत में, आपकी अपनी पार्टी में ना जमहूरियत है ना वो जमहूरियत पर आप खुद अमल पैरा हैं, सिर्फ आपकी तकरीरों में जमहूरियत है, अमली तौर पर 0/0। सियासी इंतकाम की बात करें तो छोटी सतह पे हलीम आदिल शेख आपके सामने मौजूद है सिंध में। अच्छा, इमरान खान की पूरी जद्दोजहद के इदारे इनके हक में मुदाखलत करें। हजूर, आपकी और आपकी जमात की जद्दोजहद पर भी नज़र मार देते हैं। मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने भुट्टो साहब को लॉन्च किया, फील्ड मार्शल अयूब खान के उनके डैडी थे। परवेज़ मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने वेलकम किया। मिसाके जमहूरियत में था कि सर्विंग जनरल से नहीं मिलना। बेनज़ीर भुट्टो दुबई में बावर्दी सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ से मुलाकातें फरमा रही थी और डीलें फरमा रही थी। जरदारी साहब ने परवेज़ मुशर्रफ साहब से डीलें फरमाई। अभी कल तक जरदारी साहब कह रहे थे कि फार्मूले बनाने वाले मुझसे पूछते हैं कि फार्मूला अब क्या बनाएं, तो कौन थे फार्मूला बनाने वाले? आपकी अपनी बिलावल साहब खुफिया मुलाकातों की हमें सुनाई दिया कि इस्लामाबाद में जब आप अपोजिशन में थे। अच्छा, बलूचिस्तान हुकूमत गिराना, संजरानी की अकलियत को अक्सरियत में बदलना, यह किसने किया था? अच्छा, और आज भी आप इसलिए खुश नहीं है कि इदारे न्यूट्रल हैं, इसलिए खुश हैं कि सब कुछ आपके हक में आ गया है। और फिर इसलिए कल जो जाली असम्बली थी, झुर्लूज़दा असम्बली थी, आज असली हो गई। और आखिरी बात बिलावल साहब, आपने मुझे कहा था कि नवाज शरीफ ज़ियाउल हक का असली बेटा है। आपके वालिद ने कहा था कि मुस्लिम लीग नून जो है ये गद्दार है, मुल्क दुश्मन जमात है। आज कौन सी जमहूरियत है कि आप ज़ियाउल हक के असली बेटे के साथ इक़्तिदार में बुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं मुल्क की बेहतरी के लिए? नहीं, अपनी बेहतरी के लिए। जब चाहते हैं अपनी बेहतरी के लिए माजी भुला देते हैं, जब चाहते हैं अपनी बेहतरी के लिए माजी याद कर लेते हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं। इस पे आप भी थोड़ा सा मुस्कुराइए, मैं भी मुस्कुराया हूं। आप अपनी मुल्क की बेहतरी छोड़े, आवाम की बेहतरी छोड़े, अपनी बेहतरी के लिए जब चाहेंगे ये यू टर्न मारेंगे और करेंगे। और क्या यही जमहूरियत है कि आज अब ज़ियाउल हक के असली बेटे, जिसने उसामा से फंडिंग ली थी बकौल आपके बीबी हुकूमत गिराने के लिए, जो जाती उम्रा का ग्रेटर पंजाब बनाने वाला नवाज शरीफ था, मोदी का यार था, उसके साथ आप खड़े हुए हैं, उसके साथ इक़्तिदार शेयर कर रहे हैं। यह जमहूरियत है आपकी? अच्छा, ठीक है। आपने जो पॉइंट सामने रखे हैं इस पर मैं न्याजी साहब का कमेंट भी लूंगी और अथर का भी हम जवाब लेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू रिपोर्ट कार्ड। बात हम कर रहे हैं बिलावल भुट्टो के उस बयान की। डेविड फेंटन ने सवाल पूछा था बिलावल भुट्टो से कि आप उस हुकूमत का हिस्सा कैसे हो सकते हैं जिस दौरे हुकूमत में प्रेस फ्रीडम को यकीनी नहीं बनाया जा रहा, आज़ादी इज़हार राय को सल्ब किया जा रहा है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है मुखालिफिन को। उसके जवाब में बिलावल भुट्टो का कहना था कि जो हमने बड़ी कुर्बानियाँ देकर मुल्क को डेमोक्रेटिक रिवायात के ऊपर लेकर आए थे, उस सारे प्रोसेस को इमरान खान साहब ने रिवर्स किया अपने दौरे इक़्तिदार में। अब उन सारी चीज़ों को ठीक करने में हमें भी वक्त लगेगा। अतर, आप कैसे देखते हैं बिलावल भुट्टो के जस्टिफिकेशन को? उन्होंने पूरा अपना एक मुकदमा सामने रखा कि हम उन कुव्वतों के खिलाफ हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं जो जमहूरियत को पनपता हुआ नहीं देखना चाहते, लेकिन फिर उन्हीं कुव्वतों का मोहरा बनकर आ गए इमरान खान साहब और उन्होंने हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। तो अब उन सारी चीज़ों को ठीक करने में वक्त लगेगा। हम बिलाशुबा जमहूरियत पर यकीन रखते हैं।
देखिए, पहले तो बात यह है कि जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है मैं उससे एग्री नहीं करता। बिल्कुल मैं समझता हूं कि उन्होंने अपना जो एक सियासी मौक़िफ़ है उसको सामने रखा है, लेकिन इससे भी बड़ी जो सारा हमारी बदकिस्मती है कि उनसे सवाल हुआ था कि आपकी सियासी कारकर्दगी क्या है, आपकी हुकूमत के अंदर वहां पे क्या हो रहा है, सहाफ़ियों के साथ क्या हो रहा है, सियासी मुखालफिन के साथ क्या हो रहा है। लेकिन हमारे मुल्क का वज़ीर ख़ारजा वो अपनी कारकर्दगी बताने के बजाय, सियासत डिस्कस करने के बजाय बदकिस्मती से दोबारा उसने हमारे इदारों के ऊपर इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। इसलिए कि ये एक ऐसा नैरेटिव है जो मगरिब में बड़ा फैशनेबल है कि पाकिस्तान के किसी भी इदारे के हवाले से वो बात करेंगे तो वो खबर भी ऐसे देंगे कि पाकिस्तान की पुरसरार खुफिया एजेंसी। भाई कौन सी खुफिया एजेंसी होती है जिसने किसी शॉपिंग मॉल के अंदर ऑफिस खोला होता है? खुफिया एजेंसियां तो सारी पुरसरार होती हैं। ये तासुर देते हैं कि जनाब किसी हमसाया मुल्क के अंदर कुछ हो जाए तो उसमें भी हमारे इदारे का किरदार है। ये तासुर देना कि जैसे सिर्फ ISI मुल्क के दिफा के लिए या ये जो काम कर रही है वो कोई अनोखा काम है, और CIA, रा और जो मगरिब की दूसरी एजेंसियां हैं वो कोई फिलाई इदारे हैं या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये नैरेटिव वो है जो मगरिब को पसंद है, इसलिए ये उनको बताते हैं कि हमारी सियासत पे सवाल मत करो, ये तो इन इदारों का कसूर है और हम इतनी बड़ी जदोजहद से गुजरे। ये बात नहीं है, आप अपनी सियासत करें, आप इदारों को बीच में कंट्रोवर्शियल क्यों बनाते हैं? और बदकिस्मती देखें ना, मुल्क का वजीर खारजा ये तासुर वहां पे दे रहे हैं। लेकिन इदारों को कंट्रोवर्शियल क्या सिर्फ ये इत्तेहादी हुकूमत बना रही है या बिलावल भुट्टो बना रहे हैं, या माजी में और शख्सियात भी हैं जो इदारों को कंट्रोवर्शियल बनाते रहे हैं बैनुल-अक़वामी मीडिया पर ही? जी, आप मुझे बता दें कि 3 साल के अंदर जब बतौर कोई वजीर खारजा यहाँ से गए हुए थे शाह महमूद कुरैशी, और उन्होंने वहां पे खड़े होकर कहा हो कि जनाब ये हमारे जो इदारे हैं वो हमें सियासत नहीं करने दे रहे, मुल्क में जमहूरियत नहीं चलाने दे रहे। देखिए, जब आप हुकूमत में होते हैं ना, आप मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आप अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और वहां पे जाके आपने ये कह दिया कि खुदा न खास्ता हमारे इदारों के अंदर जो है वो PTI का विंग बन गया। मतलब आप किस तरह अपने इदारों को इस तरह मलाइन कर सकते हैं? आप अपनी सियासत करें, सियासी नाकामियां आपकी होंगी। माजी के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत सारे क्रिटिसिज्म हम भी करते हैं, बहुत सारी चीजों से हमें भी इत्तेफाक नहीं है, लेकिन ये जो मगरिब का फेवरेट नैरेटिव है ना कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, दुनिया का ताकतवर तरीन मिलिट्री अलायंस 20 साल वहां पे बैठा रहा, चीजें कंट्रोल नहीं हुई तो पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दो कि दरअंदाजी कर रही है, पाकिस्तान के इदारे ये कर रहे हैं। तो ये पॉपुलर नैरेटिव के ऊपर ये खेलते हैं और वही उनको सुनाते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। हाँ, अपनी कारकर्दगी पे बात नहीं करते, तो मैं बिल्कुल उनसे एग्री नहीं करता जो उन्होंने वहां पे बातें की हैं, और ये बड़ा बदकिस्मती है हमारी कि हमारा वजीर खारजा उधर जाके इस किस्म की बातें कर रहे हैं। ठीक है नियाजी साहब, अतर कह रहे हैं बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है जो बिलावल भुट्टो ने की है, वो तो सिर्फ पॉपुलर नैरेटिव के ऊपर खेल रहे हैं। और भट्टी साहब का भी ये कहना था कि इदारे न्यूट्रल होने की इनको कोई खुशी नहीं है, इनको खुशी इस बात की है कि तमाम हालात हमारे हक में हो गए। अतर ने जो बातें की हैं मैं उससे 100% असूली तौर पे मुत्तफिक हूँ। आइडली बिल्कुल ये सही बातें कर रहे हैं। काश ये बातें जो है ना ज़्यादा इमरान से मंसूब ना होती और बिलावल से या शहबाज शरीफ से, नवाज शरीफ से ज़्यादा मंसूब होती। काश इमरान खान साहब के किरण थापर के इंटरव्यू जो 2011 अक्टूबर में आया था, तो उसमें जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे इदारे जो हैं उन्होंने मुसल्लह गिरोह रखे हुए हैं, और वो पूरे दुनिया में उसका चर्चा हुआ था, वो ना करते। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने जो न्यूट्रल कहा है, मैंने तो नहीं कहा, ये अतर साहब को बता दें कि ये न्यूट्रल क्या कहा है और उनकी डिमांड क्या है। बड़ी अजीब और गरीब डिमांड है। कोई शर्म हया के लिए बंदा कर लेता है, शर्म हया में बुरे नहीं, वो बंदा कह देता है रख रखाव के लिए कि जी मैं फौज न्यूट्रल हो जाए, रख रखाव के लिए कह देता है कि आईन के मुताबिक हो जाए, चाहे अंदर से आप कुछ भी करते रहो, लेकिन दीदा दलेरी के साथ दिन दहाड़े आप जलसों मुतालबा करें कि न्यूट्रल जानवर होता है और मुझे लाए और आप सलीम साहबी का कॉलम पढ़ लें। देखो उसको कुछ डिनाई तो करे ना, या चीफ साहब करे या इमरान खान साहब करे या सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब करे, जिनके हवाले से इतनी बड़ी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अखबार के अंदर माथे पर लगा हुआ है वो कॉलम, जिसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा जी आप न्यूट्रल ना हो, इनको हटाएं, एम को बाप को सबको मेरे हवाले करें। मैं कैसे मान लूं कि ये बंदे जो है आपकी बात नहीं मानते? ये होता है। ये अतर साहब ने बातें ये यकीन आने कि हकीकत है, ये बातें जाके लेटर स्पिरिट में इधर भी इम्प्लीमेंट करवाएं, इमरान खान साहब के पास भी और बिलावल साहब के पास भी इम्प्लीमेंट करवाएं। बाकी ये कि कम अज़ कम अपोजिशन को ये मैं क्रेडिट जरूर देता हूँ कि उन्हें आज तक ये नहीं कहा कि इदारे हमारी सपोर्ट करें। मैंने तो एक ही चीज़ उन्हें सुनी है, किसी ने और सुनी है तो साइटेशन दे दें
कि ये से नहीं कि आप न्यूट्रल के मुताबिक वो तो आप क्या न्यूट्रल वो कहते हैं आप आइन के मुताबिक आइन की दायरे दाखिल आइन के मुताबिक आप हट जाए। यही बात इमरान खान साहब को हालिया मुलाकात में कही है, जो बड़ी नाम के साथ की गई है। ज़ल्मे खलीलज़ादे जो CIA का पक्का ऑपरेटर है, जो नियोकॉन के साथ इसका ताल्लुक है, उसको तो वो मिन्नत कर रहे हैं कि मेरी और इमरान खान साहब की जो है, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि सुलह करा दें। वो कौन सी अमरीकी साजिश थी जो रॉबिन रैफल के साथ नहीं थी, जो डोनाल्ड लू को लेटर रख के अब्दुल्ला यार को लेटर रख के नहीं मिली थी। लेकिन कौम को अहमक बनाना छोड़ दें। इमरान खान साहब के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बिलावल भुट्टो ने कहा बात करनी है मैडम कि हमने अपना मैं आपकी तरफ आऊंगी मजहर साहब। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमने अपना आईनी हक, जमहूरी हक इस्तेमाल किया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को लेकर, लेकिन उसके बदले में हमें गद्दार कहा गया। देखिए, 2 पॉइंट पे सिर्फ मैं स्ट्रेस करूंगा। एक नियाजी साहब ने बात की, एक जो भट्टी साहब ने बात की। ये कहना कि ये सिर्फ इख्तिदार की जंग थी इतने सालों की, ये उन हज़ारों लोगों की कुर्बानियों को का मजाक उड़ाना है कि जो फांसी चढ़े, कोड़े खाए, अपने आप को जिंदा जलाया जिन लोगों ने, उन सारे लोगों ने जमहूरियत के लिए ही जद्दोजहद की थी, उन्होंने इख्तिदार के लिए जद्दोजहद नहीं की थी। उसके बाद जो कुछ हुआ वो मैंने सामने रखा है। दूसरी बात ये कि ये बताएं नियाजी साहब कि 2018 में जिन जमातों पर तनकीद थी, इसी PDM की जमातों की, कि ये जमातें जो हैं ये इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हैं, बलूचिस्तान में PDM बनाना इस्टेब्लिशमें का था, MQM को हैंड ओवर करना इस्टेब्लिशमेंट का काम था, बाप को हैंड ओवर करना इस्टेब्लिशमेंट का काम था, PMLQ को हैंड ओवर करना, और ये मिला के इमरान खान की हुकूमत बनाई गई। क्या वो सारी जमातें आज PDM का हिस्सा, आज इस इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा हैं या नहीं हैं? वो सारी जमातें जिनकी बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं बिलावल भुट्टो, तो इसकी तो जस्टिफिकेशन दें कि क्या MQM पाकिस्तान आज जो कर रही है वो दुरुस्त है, कल जो किया था वो दुरुस्त है, कल जो बाप कर रही थी वो दुरुस्त है, आज जो बाप कर रही है वो दुरुस्त है। प्रॉब्लम हमारे लीडरान की ये है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि 2016 में अल्ताफ हुसैन की तकरीर पर पाबंदी लगी, उसके बाद नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी लगी, मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर पर पाबंदी लगी, मरियम नवाज की तकरीर पर पाबंदी लगी। ये सब उसका तसलसल है। लेकिन क्या वो आज इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी जस्टिफाइड होती है? क्या उसको हम जस्टिफाइड करें? कल जो मतीउल्लाह जान, असदुल्लाह तूर या अफसार आलम के साथ हुआ, तो क्या वो अगर काबिल मजम्मत था, तो आज जिन एंकर्स पे बगावत के मुकदमात कायम हो रहे हैं, क्या वो जस्टिफाइड हैं? तो हमें इस चीज को, अगर डेमोक्रेटिक स्ट्रगल है, बिल्कुल अदम एतमाद की तहरीक एक आईनी रास्ता है, लेकिन मैंने तो सियासी तौर पे मैं समझता हूं कि गलत फैसला था, क्योंकि अगर उसको 1.5 साल मिलते तो ये बात तय थी कि इमरान PDM ज्यादा बेहतर पोजीशन में होती जिस पोजीशन में आज PDM है। ठीक है, भट्टी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैडम स्पीकर, काश बिलावल भुट्टो साहब सीना तान कर और फख्र से अपनी कारकर्दगी वहां बताते, और चलो ओवरऑल कारकर्दगी ना बताते, सिर्फ सिंध की कारकर्दगी बताते कि हमने सिंध में ये किया। सिंध को छोड़ दे, सिर्फ लाड़काना की बता देते कि हमने लाड़काना को हर सहूलत मुयस्सर कर दी। इंसानी हकूक के लिए बिलावल भुट्टो साहब की अमली कोशिश मुझे बता दीजिए। अब्दुल अजीज मेमन से लेकर आज तक चैनल बंद करना और सहाफ़ियों पर पर्चे बिलावल भुट्टो साहब का आज बता। जब इख्तिदार में होते हैं, ये अपोजिशन में होते हैं, इनको सब कुछ याद आ जाता है। इख्तिदार में होते हैं तो ये बस पिछलों ने कर दिया, वक्त लगेगा, मुल्क नाजुक सूरत हाल से। फिर मजहर साहब ने बहुत अच्छी बात की, जिन्होंने कुर्बानियां दी उन सबको सलाम। भुट्टो साहब का जुडिशल मर्डर हुआ था, मुझे मानना है सब कुछ, और जिन्होंने एक कोड़ा खाया, एक दिन जेल में रहे, बड़ी कुर्बानियां दी। मगर मेरे प्यारे मजहर भाई, इन कुर्बानियों का मजाक किसने उड़ाया? इन्होंने, जरदारी साहब ने जब डीलें फरमाई, बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने जब डीलें फरमाई, बिलावल साहब जब डीलें फरमाते हैं, ये मजाक होता है असल जो उड़ाया जाता है। आप अपने असूल से फिरते हैं, अपने मंशूर से फिरते हैं, अपने नजरिए से फिर जाते हैं। इक़्तिदार कभी सोचा था आग और पानी का मिलाप?
मुस्लिम लीग का और पीपल्स पार्टी का इक्तदार में मिलाप, और इन्होंने ब्लैक पट्टियां पहनकर मुशर्रफ से भी हलफ लिया है। वो भी जमहूरियत के लिए हमें कहते हैं ठीक है, वो भी कहते हैं कि जमहूरियत के लिए ठीक है मुशर्रफ से हलफ लेना, और नवाज शरीफ साहब के साथ बैठना भी ठीक है और उनकी मुखालफत करना भी ठीक है। कोई एक ठीक रास्ता बता दें तो हम भी मान जाएं। ठीक है, जमहूरियत के लिए हमारी जो आमुल की उन्होंने बिलाशुबा बहुत कुर्बानियां दी हैं। अब जमहूरियत के तसलसल को यकीनी बनाने के लिए उसूल पसंदी पर यकीन रखना होगा। जो कल गलत था वो आज भी गलत है और उसको मानना होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और अहम इशू पे डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक टू रिपोर्ट कार्ड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें सालाना इजलास से खिताब किया कल, और वज़ीर आज़म ने सैलाब, मसला कश्मीर, भारत से ताल्लुकात, अफगानिस्तान की सूरत हाल और दहशतगर्दी के मामलात पर तवज्जो दिलवाई। उनका कहना था कि जो पाकिस्तान में हुआ है वो पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेगा। ग्लोबल वार्मिंग के असरात पूरी दुनिया में नजर आएंगे। कश्मीर के हवाले से उन्होंने कहा कि कश्मीर पर भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत देते हैं। उन्होंने कहा कि 20वें के मामलात से तवज्जो हटाकर 21वीं सदी के मसाइल पर हमें अब तवज्जो देने की ज़रूरत है। नए एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर करें, सॉल्यूशंस बेहतर होने चाहिए, नए होने चाहिए, वरना जंगें लड़ने के लिए ज़मीन ही बाकी नहीं बचेगी। हम पड़ोसी हैं, हमें फैसला करना होगा कि जंग कोई ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। शाह महमूद कुरैशी ने अब, जो कि साबिक वज़ीर ख़ारिजा हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म की तकरीर को इमरान खान की तकरीर का कॉपी पेस्ट करार दे दिया है कुछ हिस्सों को। उन्होंने कहा कि लगता यही है कि शहबाज शरीफ ने इमरान खान की कोई पुरानी तकरीर उठाई, उसे कॉपी पेस्ट किया। अब वज़ीर आज़म की तकरीर को सोशल मीडिया पर पज़ीराई भी मिल रही है। अब वज़ीर आज़म की गुज़िश्ता रोज़ की गई तकरीर को आप यानी कि हमारे तज्ज़ियाकार क्या रेट करेंगे? फ्रॉम 1 to 1 सबसे कम स्कोर होगा और 10 सबसे बेहतर स्कोर होगा। मज़हर साहब, आपने तकरीर सुनी, बड़ी जामे तकरीर थी, मुख्तलिफ इशूज़ को कवर किया वज़ीर आज़म ने, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि ये कॉपी पेस्ट तकरीर है, कुछ ख़ास नहीं था इसमें। आप कैसे देखते हैं शहबाज शरीफ की तकरीर को? देखिए, चले मैं शाह महमूद कुरैशी साहब की बात को मान ही लेता हूँ, कॉपी पेस्ट था, तो उन्हें तो अप्रिशिएट करना चाहिए था इस बात को कि अगर शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान की तकरीर को दोहराया है तो इसमें खराबी क्या है? यानी क्या इमरान खान की तकरीर खराब थी तो इसलिए शहबाज शरीफ की तकरीर खराब है? तो उन्होंने अगर वही बात जो कश्मीर पे हमारा एक ही पॉलिसी रही है ना, कश्मीर के ऊपर एक तसलसल रहा है ना उस पॉलिसी का, वो आप उठा लें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके आज तक उठा लें। तो अगर हाँ, जो ओरेटर होता है शहबाज शरीफ मेरी नज़र में अच्छे ओरेटर नहीं है, वो उनकी कमज़ोरी है। हर किसी की कमज़ोरी होती है कि कोई बहुत अच्छा स्पीकर होता है, यानी आउटस्टैंडिंग स्पीकर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो बहुत अच्छी स्पीकर थी, इमरान खान अच्छे स्पीकर हैं, लेकिन वो ओरेटरी जो होती है वो बड़ी मुख्तलिफ होती है, लेकिन कंटेंट वाइज बुरी तकरीर नहीं थी शहबाज शरीफ की। उन्होंने शाह महमूद कुरैशी ये तो बताते कि उस तकरीर में कश्मीर के हवाले से या इमरान खान का अगर कॉपी पेस्ट था तो वो कौन सी बात है जिसपे उन्हें एतराज है? आप एतराज करते हैं ना, अगर मैंने किसी बात को अच्छा समझा, फर्ज करें इमरान खान की तकरीर की किसी उन बातों को अच्छा समझा और उनको मैंने आज रिपीट किया, तो उसमें खराबी क्या है? तो मैं तो उनकी तकरीर को 4 पॉइंट दूंगा उस लिहाज से, और वो है कि और जामे तौर पे वो एक केस पेश कर सकते थे, वो उस तरीके से नहीं पेश कर सके। जो है उनकी तकरीर करने में कमजोरी है वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन अदरवाइज उनकी तकरीर बुरी नहीं थी। अच्छा, आप चूंकि एतराज़ की बात कर रहे हैं तो अथर से ये बात कर लेते हैं। अथर, एतराज़ उनको ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने तरक्की याफ्ता ममालिक को उनकी जिम्मेदारियां तो बताई हैं, लेकिन वो और उनके भाई जो बड़ी देर इक़्तिदार में रहे, उन्होंने माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से क्या किया? आप कैसे रेट करते हैं उनकी तकरीर को? देखिए, उनकी तकरीर का जो कंटेंट था उस पर शायद ही कोई एतराज कर सके। एंड ऑफ द डे उन्होंने जो लिख के लाई भी थी तकरीर, उसमें बहुत सारी अच्छी बातें थे, बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स थे, पाकिस्तान का मौकिफ भी उन्होंने पेश किया, लेकिन इशू ये है कि क्या वो उतना आवाम में या जो लोग उनको सुन रहे थे उन तक वो मैसेज उस तरीके से पहुंचा सकेंगे? क्या वो उतने अच्छे स्पीकर हैं? ये इशू है। इसका अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं। आप अक़वाम मुत्तहिदा की वेबसाइट के ऊपर चले जाएं, उधर ही देख लें कि शहबाज शरीफ साहब की तकरीर कितने लोगों ने सुनी अब तक और इमरान खान
खान साहब की तकरीर 2 घंटों में कितने लोगों ने सुन ली थी, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन तकरीर का जो कंटेंट है उस पर मुझे कोई एतराज नहीं, उसमें बहुत सारी अच्छी बातें थी। जो उन्होंने ये कहा कि जंगें नहीं होनी चाहिए, अब हमें आगे बढ़ना होगा, तो ये सब में ये सोच होनी चाहिए कि ये जंग और इस चीज से जब तक हम नहीं निकलेंगे हमारा पूरा खित्ता जो है वो पीछे रह जाएगा। एक और चीज जो है उसमें जिस पे मुझे थोड़ा सा ये इतराज है कि जिस तरीके से जाके उन्होंने वहां पे पाकिस्तान का मुकदमा भी पेश किया कि जनाब पाकिस्तान बड़ा गरीब मुल्क है, पाकिस्तान में ये भी मसाइल हैं, हमें ये भी मदद की जरूरत है, लेकिन एट द सेम टाइम माशाल्लाह जो उनकी ड्रेसिंग थी वो तो पता चलता था कि वो इटली के वजीर आजम है। जो उन्होंने कोट पहना हुआ था उस पर 10 बटन तो मैंने खुद गिने, मतलब कि गरीब मुल्क का जो वजीर आजम और इतनी जबरदस्त उसकी ड्रेसिंग। फिर आप ये भी बताएं ना कि अगर आपने डिजाइनर कपड़े पहने हुए और दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि आपने आके हमारी मदद करनी है, अक़वाम मुत्तहिदा के सामने ही आप एक अच्छे से होटल में रुके हुए हैं, तो ये दुनिया ये सारी चीजें तो फिर क्या पहनना चाहिए था उन्हें अतर? उनको सादा रखनी चाहिए थी चीजें। एम्बेसी में रहते 1-2 बंदे साथ लेके जाते, दुनिया को बताते कि जनाब ये ऑस्टेरिटी हम मेयर्स हमने ये लिए हैं, हम अपनी बचत कर रहे हैं, एम्बेसी में रुके हुए, वहां पे जो एजेंसियां थी वो खुद देख लेती कि वज़ीर आज़म का क्या कंडक्ट है। आप इतना बड़ा वक्त लेके गए हैं, रास्ते में वापसी में फिर आपने लंदन रुकना है, उधर आप महंगे होटलों में रुके हुए, तो उससे आप पैगाम क्या दे रहे हैं दुनिया? आप कैसे रेट करेंगे फ्रॉम 1 to 10? 1 to 10 आई थिंक जो कंटेंट था तकरीर का वो मैं आई वुड से कि 6 तकरीर का कंटेंट, 6 उनकी बोलने की जो उनकी जिसे आप कह सकते हैं एहलियत, उसके ऊपर मैं उनको 3 नंबर दूंगा, कंटेंट को 6 नंबर दूंगा। ठीक है, नियाजी साहब अतर कह रहे हैं कि कंटेंट अच्छा था, लेकिन मज़हर साहब ने कहा है कि वो ऑरेटर इतने अच्छे नहीं हैं, स्पीकर इतने अच्छे नहीं हैं, और अतर साहब ने उनकी ड्रेसिंग के ऊपर भी सवाल उठाया। आप कैसे रेट करेंगे? मुझे तो समझ नहीं आती कि उस तकरीर के अंदर वो जो अदायगी है उसमें कौन सी कमी रह गई थी। कहता ना जैसे कि मैं ज़ाती तौर पे समझता था, मेरी अपनी राय थी एक दिन पहले, कि ये तकरीर बिलावल भुट्टो के पास चूँकि उनकी अदायगी अच्छी है तो शायद शहबाज शरीफ ना कर सके। हकीकत है कि मैं तो मैस्मराइज हो गया। और फिर दूसरी बताएं कि जो अदायगी है उनको एक एक लफ्ज़ जो है ना मेरे कान में उतरा है, या जो भी सुन रहे थे उनके कान में उतरा है, ये बात है। और बड़े अच्छे तरीके से की है, जहाँ पे आवाज़ के ज़ेर बम है। मैं तो पूरा समझता हूँ शहबाज शरीफ बिल्कुल अच्छे मुकर्रर नहीं है, नवाज शरीफ साहब भी नहीं है, लेकिन इस तकरीर के अंदर सरप्राइजिंगली वो अपने स्टैंडर्ड से दुगने सामने आए हैं। फिर सबसे ज़्यादा जो UN के अंदर जो बहुत बड़ी तकारीर हैं जिनको ऑल टाइम ग्रेट स्पीचेस कहा जाता है, जिसमें हेल सलासी की है, या लीग ऑफ नेशन में थोपिया वाले जो बादशाह था, और उसके बाद बाकी कई हैं, भुट्टो साहब की एक स्पीच है, ये सारी की सारी ज़्यादातर लोगों ने लिख के की हैं। कायद आज़म ने एक तकरीर भी लिखे बगैर नहीं की, हमेशा लिख के करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये तकरीरें जो होती हैं लोगों के लिए ख़ास अहमियत रखती हैं, उनको दिया जाए। बाकी उन्होंने यह कि 2018-19 में 5 अगस्त को इंडिया ने एब्रोगेट कर दिया आर्टिकल 370 और 35A, जिसके तहत कश्मीर को एनेक्स कर दिया। 4 हफ्ते बाद इमरान खान साहब गए, उससे पहले 2018 में इमरान खान साहब नहीं गए UN में, उन्होंने कहा मैं सफ़र नहीं कर सकता हूँ, कोई अच्छा शकून नहीं है। फिर 2020 में भी उन्होंने वीडियो लिंक से किया और 2021 से भी किया। 2019 में मेरी तो कंटेंशन ये है कि उन्होंने जो मेरी बात, मुझे एक बात सुन लें, 2020 के 21 के अंदर जो 20 में जो 19 में जो कंटेंशन थी वो ये थी कि तारिक जमील का जो लेक्चर था वो UN के लिए नहीं बनता था। उन्होंने कौम के साथ शोबदाबाजी की, कश्मीर को हत्याए हुए इंडिया को 5 हफ्ते हुए थे, अगर 50 मिनट बोले हैं, 49 मिनट एग्जैक्टली बोले हैं, 49 में से कश्मीर पे हमें चाहिए थे। उन्होंने 36 मिनट इस्लाम फैलाया, और वो तारिक जमील साहब का तबलीग की जो बड़ी अहमियत है, लेकिन वो मौका नहीं था। आप आज पाकिस्तान जा रहे हैं, कश्मीर का इशू है, तो मेरे ख्याल में इस लिहाज से समझ गए नियाज़ी साहब, आप रेट किस तरह से करेंगे? आप जवाब दीजिए, रेट किस तरह से करेंगे? मैं इसको 9 करूंगा, ये 10 में से। गैर मामूली तकरीर थी, कंटेंट के लिहाज से भी, अदायगी के लिहाज से भी। भट्टी साहब देखिए मैडम स्पीकर, पहली बात है शहबाज शरीफ साहब, अतर भाई ने पॉइंट उठा दिया, अब आप अपने कोट पर 10 की बजाय 5 बटन लगाएंगे, और अगर हो सके तो धोती या लुंगी पहन के अक़वाम मुत्तहिदा जाइएगा ताकि हमारा एतराज़ ख़त्म हो। दूसरी बात है, शुक्र है अतर भाई को वो हैप्पी बर्थडे का केक जो था वो नहीं नज़र आया, वरना उस पर भी उन्होंने कहना था कि केक पर जो मोमबत्ती टेढ़ी थी वो भी कौम का ज़िया था पैसे का। लेकिन ये है कि महंगे होटलों और भारी भरकम जो वफ़द था उस पर हमने भी एतराज़ किया।
माहौलियाती तब्दीली मैडम स्पीकर कभी भी मुस्लिम लीग का या शहबाज शरीफ साहब का मसला नहीं रहा। और अतर साहब को इतना तो क्रेडिट देना चाहिए था कि पोइटन के साथ बैठकर जब उनका बार बार माइक गिर रहा था उस पर हंसने के साथ साथ आज वो जो बाइडन बाबा जो बाइडन के साथ खड़े थे, खातून अव्वल जो बाइडन साहबा की और जो बाइडन के दरमियान में खड़े थे जालिम समाज बनकर, इस पर तो क्रेडिट दे। इमरान खान को तो जो बाइडन ने फ़ोन भी नहीं किया था। इस पर ना कहिएगा कि ये इंपोर्टेड हुकूमत है तो लिहाजा इसको तो मिलना था। अच्छा, तीसरी बात है कि जैसे मजहर भाई ने कहा कि आप समझे ही नहीं, हम समझे ही नहीं। पीरो मुर्शिद शाह महमूद कुरैशी ने भी इनडायरेक्ट वजीर आजम शहबाज शरीफ की तकरीर की तारीफ ही की है। इमरान खान की तकरीर की कॉपी पेस्ट, मतलब अच्छा। इमरान खान की तकरीर पर जाएं तो जिन हालात में इमरान खान यूएनओ गए और जो उस वक्त हालात थे, भारत ने जो ताज़ा मकबूजा कश्मीर पर शब खून मारा था, इमरान खान ने बिलाशुबा कमाल की तकरीर की। आज अगर शहबाज बकौल शाह महमूद कुरैशी शहबाज शरीफ ने कॉपी पेस्ट किया तो इसका मतलब अच्छी तकरीर की, और वाकई अच्छी तकरीर थी। सलाब जदगान की बात की, कश्मीर की बात की। कितने नंबर देंगे? जी मैं एक दो जुमले बोल के दूंगा। आज आप फंस गई हैं ना, पहले जा नहीं सकती, इसलिए मैं एक दो जुमले अपने बोल के दूंगा। अच्छा, भारत से बातचीत की बात की, जंगों से गुरेज की बात की, सारे मिर्च मिसाले डाले जो इस तकरीर में डाले जा सकते थे। और मैडम स्पीकर, तकरीरों पर हमारा गो के किसी ने कोई असर नहीं लेना था। भुट्टो साहब ने भी एक तकरीर की थी यूएनओ में, रिजल्ट क्या निकला। इमरान खान ने भी कमाल की तकरीर की थी, रिजल्ट क्या निकला। शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर कर ली, रिजल्ट क्या निकला। जिसके घर दाने उसके कमले भी सियाने। तो मेरा, मैं उनको बड़ी दिलचस्प है, मुझे मुख्तसरन बता दीजिए। हाँ जी आज अब फंस गई। अच्छा, शहबाज शरीफ सोते भी हैं, शहबाज शरीफ जागते भी हैं, शहबाज शरीफ अपने नाम के साथ प्राइम मिनिस्टर लगाते हैं, तो इस पर भी एतराज होगा तरीके इंसाफ को। लेकिन मेरा बहरहाल 7 नंबर आज मैं दूंगा शहबाज शरीफ साहब को। 7 नंबर देंगे, ठीक है। यूएन जनरल असेंबली के इजलास में जो वज़ीर आज़म ने तकरीर, उसको हमारे तज्ज़ियाकारों ने कैसे रेट किया है, ये आपके सामने है। प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।